अ, नमस्कार सबको। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि असेट्स एंड लायबिलिटीज के लेजर हमें कैसे ओपन करने हैं। तो आज हम बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंसेस के लेजर जो है हमें मतलब टैली में कैसे ओपन करने हैं, ताकि जब हम बैलेंस शीट बनाएं तो हमें सीधे सीधे उसे वहाँ पोस्टिंग करने में एक्सेल फाइल में कोई दिक्कत ना हो। और दूसरा क्या है कि जो लेजर है वो हमारा मतलब सही जगह जाना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए एक इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट एक रिसीव्ड होता है, एक इंटरेस्ट पेड होता है। तो हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड अलग लिखना है, इंटरेस्ट पेड अलग करना है। ये नहीं कि इंटरेस्ट लेजर खोल दिया, जब पैसा आएगा तो इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया, और जब पैसा जाएगा इंटरेस्ट पे करना है तो इंटरेस्ट उसको डेबिट कर दिया। हमें वैसे नहीं करना। अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर इनकम है, वो उसका लेजर अलग खोलना है। और कोई एक्सपेंस है तो उसका लेजर अलग खोलना है। और वो एक्सपेंस वाला लेजर एक्सपेंस वाली साइड में जाएगा। जैसे इसके अंदर जो ग्रुपिंग है एक्सपेंस की उसमें, और जो इनकम वाला है वो इनकम वाली ग्रुपिंग में ही जाएगा। कोई कॉमन लेजर खोल के दोनों तरफ एंट्री नहीं करनी। उससे फिर क्या होता है कि मतलब उसकी जो रिपोर्टिंग है बैलेंस शीट के समय वो गलत हो जाती है। और सारा अगर उसे ठीक करने लगेंगे उस समय पे बैलेंस शीट बनाते समय, तो काफी मैसअप हो जाएगा। हो सकता है वो गलत मतलब इनकम वाली एक्सपेंस में चली जाए एंट्री, और एक्सपेंस वाली इनकम में चली जाए। तो हमें वैसा नहीं करना। तो सबसे पहले हम इनकम के लेजर खोलेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट लॉस में आते हैं हम। अभी इस पे कुछ भी शो नहीं कर रहा। मल्टीपल लेजर खोलेंगे हम। सबसे पहले इनकम होती है हमारी सेल। अब सेल के अंदर हमारी एक्सपोर्ट सेल भी होती है और डोमेस्टिक सेल भी होती है। तो हमें एक्सपोर्ट सेल का लेजर अलग रखना है, डोमेस्टिक सेल का अलग रखना है। अब मान लीजिए जीएसटी है जैसे अभी एप्लीकेबल है। तो अब जीएसटी में मान लीजिए हमारी तीन तरह की सेल होती है ना। एक बी टू सी होती है और एक हमारी बी टू बी होती है। तो बी टू बी और बी टू सी के लिए आप एक ही सीरियल नंबर रख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप अलग अलग रखें। और अगर आप चाहें तो अलग अलग सीरियल नंबर भी रख सकते हैं, ताकि बी टू सी सारी की सारी सेल एक ही बार ट्रांसफर हो जाती है जीएसटी में। कोई उसका जीएसटी नंबर वगैरह नहीं देना पड़ता ब्रेकअप। और बी टू बी की सेल अगर आप अलग रखते हैं तो उससे हमें क्या होता है कि बी टू बी की सेल हमारी अलग रिपोर्ट होती है जीएसटीआर वन में, और बी टू सी की अलग होती है। तो अगर हम सारी सेल एक में रखेंगे तो भी टोटल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अलग अलग करेंगे, उनका सीक्वेंस नंबर अलग अलग करेंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो अगर मान लीजिए हम अलग अलग करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। सेल बी टू बी। तो इसके लिए क्या है, फिर आपको जो सीक्वेंस नंबर है सेल इनवॉइस नंबर वो आपको अलग अलग चलाने पड़ेंगे सबके। मान लीजिए हम सेल्स बी टू बी कर देते हैं, तो सेल्स अकाउंट में ही जाएगी। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, यस। और ओपनिंग बैलेंस सेल का कभी होता नहीं है। और फिर आता है सेल्स बी टू सी, सेम वे में खुल जाएगा। और फिर आता है एक्सपोर्ट सेल। अब जो हमने सेल्स बी टू सी और बी टू बी खोला है, उसके लिए हम एक ग्रुप अलग कर सकते हैं। हमें ग्रुप करना है डोमेस्टिक सेल्स सेल के अंदर। अब जो बी टू बी और बी टू सी है वो हम डोमेस्टिक सेल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। अगर हम देखना चाहें तो इसे लेजर डिस्प्ले सेल्स के अंदर हमारे दिखाई दे रहे हैं। एक्सपोर्ट सेल सेल्स अकाउंट के अंदर ही है, बी टू बी और बी टू सी हमारे डोमेस्टिक सेल में है, लेकिन तीनों सेल के अंदर ही है। ऐसे ही हमें जब परचेज है हमारी जो इम्पोर्ट है सिंगल लेजर। तो एक हमारी इंडिजिनस परचेज है, यानी कि डोमेस्टिक परचेज जो इंडियन से इंडिया की मार्केट से ही होगी। और एक हमारी होती है इम्पोर्ट की परचेज। तो ऐसे ही हम खोलेंगे परचेज। अब परचेज मान लीजिए अगर आप चाहते हैं अलग अलग हिसाब रखना,
पहले क्या होता था, वैट होता था और सीएससी लगता था, तो सीएससी का हमें बेनिफिट नहीं मिलता था। तो हम उसका पार्टी अलग रखते थे, ताकि हमें पता लग जाए जब सीएससी परचेज निकालेंगे तो पता लग जाए कौन कौन सी पार्टियों से आ रहा है। और वैट वाली परचेज हम अलग बुक करते थे। लेकिन अब क्योंकि जीएसटी एप्लीकेबल है तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि जैसे हमें रिपोर्ट करना पड़ता है परचेज इनपुट लेने के लिए, है ना। अब कई परचेज हैं जो हमें एग्जाम्प्ट है, राइट। और कई परचेज पे हमें इनपुट पूरा मिलता है। और कईयों पे क्या होता है कि इनपुट तो जीएसटी तो लगा होता है लेकिन उस पे हमें इनपुट मिलता नहीं है ना। तो हम उसको कैटेगरी वाइज अलग अलग कर सकते हैं, ताकि जो भी हमारी परचेजेस बुक होगी हमें पता लग जाएगा ये इतनी हमारी परचेज होती है हर महीने की, जिसपे हमें एग्जाम्प्ट होती है और किस पे इनपुट नहीं मिलता, और एक पे हमें इनपुट मिलता है। तो जो नॉर्मल परचेज है वो आप परचेज इंपोर्ट और परचेज इंडिजिनस अलग अलग बुक कर सकते हैं पहले। तो सबसे पहले हम दो ग्रुप क्रिएट कर देंगे। परचेज इंडिजिनस, तो ये हमारी चली जाएगी परचेज अकाउंट में। फिर आता है परचेज इंपोर्ट। ठीक है। अब अगर आप चाहें कि आपको एक पर्टिकुलर ए क्लास आइटम है, आपकी बी क्लास आइटम है, आप उसके अकॉर्डिंग भी अपना लेजर परचेज का बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम परचेज, मान लीजिए हमारी जो परचेज एग्जाम्प्ट है, परचेज जीएसटी एग्जाम, है ना, जिसके ऊपर जीएसटी लगना ही नहीं है, तो वो हमारी चली जाएगी परचेज इंडिजिनियस में। और मान लीजिए जिस जो नॉर्मल परचेज है जिसपे इनपुट हमें मिलता है, कोई परचेज 18% है, कोई 12% है, और जिसपे हमें इनपुट नहीं मिलता। इससे आप लिख दीजिए नॉन जीएसटी, जिससे हमें जीएसटी नहीं मिलता, या कोई और नाम भी रख सकते हैं। अब जो परचेज इंपोर्ट है आपकी, उसमें मान लीजिए कोई पर्टिकुलर आइटम आपकी आती है, तो उसको उस नाम से भी आप कर सकते हैं। क्योंकि इंपोर्ट के केस में क्या होता है, कई बार गवर्नमेंट हमसे रिकॉर्ड मांग लेती है कि आप कौन कौन सी आइटम इंपोर्ट करती हैं, उनकी पूरी लिस्ट बना के दीजिए। उस केस में क्या होता है, अगर उस आइटम का लेजर अलग होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम सारी इंपोर्ट की परचेज एक ही खाते में डाल देंगे तो हमें आगे चल के उसका रिकॉर्ड बनाने में कई कई बार दिक्कत भी हो जाती है। अगर हम उस पर्टिकुलर आइटम, जो हमारी एक क्लास आइटम आती है, उसका लेजर अलग कर देते हैं। मान लीजिए कोई बंदा मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसकी जो आइटम आती है, हम यहाँ ए आइटम कर देते हैं, है ना। ए आइटम सबसे ज्यादा लगती है और कुछ इंडिजिनस मटेरियल भी लेता है वो, इंपोर्ट भी लेता है। लेकिन इंपोर्ट उसका जो है, जो मटेरियल लगता है, उसको 80% कॉस्ट उसकी इंपोर्टेड की लगती है, 20% कॉस्ट उसकी इंडिजिनस की है। तो वो ए आइटम का मान लीजिए लेजर खोल देता है, तो वो बी का, सी का, ऐसे डिफरेंट आइटम का भी खोल देगा। और उसकी जो स्टॉक क्वांटिटी वगैरह है, वो सब इन्वेंट्री से हमें पता लग जाएगी। जब परचेज पूरी खोलेंगे आइटम वाइज डिटेल वहीं से निकल आएगी हमें। तो ये हम परचेज इंपोर्ट में डाल देंगे। तो एंट्री कैसे होगी वो मैं आगे चल के दिखाऊंगा आपको, कि किसी भी आइटम का हम पूरा कंप्लीट लेजर एक ही लेजर से उसकी आइटम वाइज डिटेल वगैरह सब हमें मिल जाएगी। और फिर बात आती है परचेज इंपोर्ट की, परचेज मीडिया सेल की। और फिर हम चलते हैं अदर इनकम पे। अदर इनकम माना, जो पी एंड एल के अंदर होता है हमारा, दो तरह की इनकम होती है। एक हमारी सेल्स अकाउंट मेन इनकम होती है, और एक होती है डायरेक्ट इनकम, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, जो हमारा प्रोड्यूस माल बिकता है
है ना। और एक जैसे कोई सीए वगैरह होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, तो उनकी जो ग्रोस रिसीट होती है वो सेल में ही जाती है। तो उसको भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, रिसीट फ्रॉम प्रोफेशन। है ना। तो आप सेल में ही डाल सकते हो उसको। एक चीज ठीक करनी पड़ेगी। और फिर आ गया आपका अदर इनकम, जो आपकी अदर इनकम होंगी सेल के अलावा। तो सबसे पहले आता है आपका इंटरेस्ट रिसीव। अब इंटरेस्ट रिसीव आपका जो है, अ, मान लीजिए अगर आपका बैंक से आ रहा है एफडीआर के ऊपर तो एक ही है, लेकिन मान लीजिए आपने लोन दे रखा है किसी को, तो उससे भी इंटरेस्ट आ रहा है। तो इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक और इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम अदर, ये आपको दो जीएल बनाना पड़ेंगे, क्योंकि बैंक भी हो सकता है टीडीएस काट के देगा और दूसरी पार्टी भी टीडीएस काट के देगी। तो हमें दोनों का रिकंसिलेशन भी बाद में करना पड़ेगा भी, एफडीआर का कितना आया। है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसका एक ग्रुप क्रिएट कर देंगे यहाँ पे। ग्रुप में जाके ग्रुप क्रिएट करना आपने, इंटरेस्ट रिसीव। इसको किस में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। फिर हम लेजर करेंगे क्रिएट, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। फिर इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम अदर। ठीक है जी। अब इसके अदर इनकम के अलावा आपके पास क्या क्या आ सकता है, जैसे कि आपको कोई सब्सिडी मिली गवर्नमेंट से, तो वो भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम में ही आएगी। ठीक है। और कुछ देख लेते हैं, अगर और कोई इनकम है हमारे पास तो। अ, अच्छा, जो सेल ऑफ स्क्रैप है ना, एक तो सेल ऑफ मेन प्रोडक्ट होती है, एक सेल ऑफ स्क्रैप है, वो नॉर्मल सेल में ही जाएगी आपकी। उसके लिए कोई अलग से लेजर खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि उस पर टीसीएस लगता है स्क्रैप पे, तो इसलिए हमें फिर उसका लेजर अलग से खोलना पड़ता है। तो इसके लिए हम मान लीजिए अलग लेजर खोलते हैं, वो सेल में ही जाएगा आपका। सेल में हमने खोला था एक्सपोर्ट सेल, सीट फ्रॉम प्रोडक्शन, सेल्स बी टू बी, सेल्स बी टू सी। तो अभी आपकी मान लीजिए स्क्रैप सेल है, तो सेल स्क्रैप बी टू सी हो सकती है या बी टू बी हो सकती है। तो आप नया लेजर खोल देंगे तो बेटर रहेगा। सेल स्क्रैप बी टू बी, और सेल स्क्रैप बी टू सी। सेल स्क्रैप इसलिए अलग खोलना पड़ता है क्योंकि उस पर टीसीएस लगता है। तो जब हमें टीसीएस टेबल जमा कराना पड़ता है तो सेल स्क्रैप का लेजर हमें अलग से चाहिए होता है। तो ये कारण है कि सेल स्क्रैप का लेजर हमेशा अलग से खोला जाता है। और कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि भाई सेल स्क्रैप अलग से होती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जीएसटी के लिए नॉर्मल सेल ही है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए टीसीएस जब जमा कराना पड़ेगा अगले महीने की 7 तारीख को, तो टीसीएस पे करने के लिए टोटल इनवाइस अमाउंट का जो 1% होता है, वो सेल स्क्रैप के ऊपर टीसीएस हमें जमा कराना पड़ता है ना। वो टीसीएस हम पार्टी से लेते हैं, मतलब कस्टमर से लेते हैं। तो वही का वही हमें जमा कराना होता है। तो फिर बात आती है अदर इनकम की। अदर इनकम में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है, इंटरेस्ट के अलावा इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। तो ये भी कई बार मिलता है हमें, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। जब इनकम टैक्स रिफंड आता है तो उसके ऊपर मान लीजिए 12,700 रुपये का हमें रिफंड है, जो हमने रिटर्न में क्लेम किया, और हमें मिले 12,900 रुपये, तो 200 रुपये का डिफरेंस है, वो इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिफंड आपका इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। कई बार हम लोग दिखाना भूल जाते हैं, लेकिन आजकल एआईएस और उसमें दिखता है हमें रिफंड कितना मिला है। तो जब भी हमें रिफंड आएगा बैंक में, सारा का सारा जो
हमें रिफंड हमने रिटर्न में क्लेम किया है, उससे ज्यादा जो इंटरेस्ट आएगा वो आपका इनडायरेक्ट इनकम है, इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिफंड आपने अलग से दिखाना है। ठीक है। और सब्सिडी हो गई, इंटरेस्ट हो गया, इसके अलावा तो कोई खास एक्सपेंस है नहीं। तो फिर हम चलते हैं एक्सपेंस साइड में। हमने परचेज हमने देख लिया हमने कैसे कैसे करनी है। अब परचेज के केस में अगर आप चाहें तो डोमेस्टिक परचेज में भी अगर आपकी 1 लाख आइटम है, उसका भी लेजर आप अलग से खोल सकते हैं। और मान लीजिए परचेज जो मेरी मेन आइटम है, अगर कोई ट्रेडिंग करता है और कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग करता है 1 लाख आइटम होती है उनकी, तो उन सबका लेजर वो अलग अलग भी खोल सकते हैं। उससे बड़ा इजी रहता है कि कल को जब भी हमें उस आइटम की डिटेल निकालनी है या आइटम वाइज डिटेल स्टॉक देना है किसी भी चीज का, है ना, ऑडिट करवाने में भी आसानी रहती है। जब ऑडिट होता है स्टॉक का तो 1 लाख आइटम का स्टॉक हमारे पास अलग से होता है हमेशा, तो हमें उसको मैच करने में भी आसानी रहती है। तो अगर मान लीजिए किसी के पास परचेज के महीने में ही 500 वोचर हैं, अगर वो 1 लाख आइटम को अलग कर देता है, बी को अलग कर देता है, उससे क्या रहता है कि जो मेन ऑडिट होगा उसकी 1 लाख आइटम का ही होना है। 1 लाख आइटम में उसके काफी सारे 300 वोचर होते हैं, और 1 लाख आइटम के वोचर बहुत कम होते हैं, है ना, क्योंकि माल काफी लोट में आता है 1 लाख आइटम का। 1 लाख आइटम का लोट काफी कम आता है, लेकिन उनके वोचर बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेन 1 लाख आइटम का ही ऑडिट होता है, और उसका आइटम का डिटेल बनाने में भी हमें आसानी रहती है। तो बेटर है कि उसका लेजर अलग खोलते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं कंपनी में, परचेज लेजर खोलते हैं और सब उसमें डालते रहते हैं। काफी सारा मतलब कल को देखना पड़ता है उसका किस रेट पे आ रहा है, नेगोशिएशन करना पड़ता है जब पार्टी के साथ। उसके बिल निकालने में भी हमें दिक्कत होती है। जिनका वॉल्यूम कम होता है उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे वॉल्यूम बहुत होता है तो वहाँ पे हम ईआरपी पैकेज होता है जो सारी डिटेल प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अगर लेजर अलग अलग से खुला हुआ है तो हमें ईआरपी पैकेज पे भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हम लेजर खोल के ही 2 मिनट में देख सकते हैं कौन सा बिल कब आया था, कैसे आया था, है ना। अदरवाइज अगर खाली परचेज लेजर है तो 1 लाख आइटम में फिर पार्टी में जाके उसका लेजर ढूंढना पड़ेगा। क्यों? लेकिन अगर आपकी 20 पार्टियां हैं तो फिर एक एक पार्टी में ढूंढते रहो, भाई ये माल कब आया था, ये माल कब आया था। लेकिन अलग लेजर है तो आपको 2 मिनट के अंदर पता लग जाएगा। और फिर बात आती है कि आप एक्सपेंसेस की, परचेज के अलावा जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है कि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपकी हो गई वेजिस, है ना, जो वेजिस है वर्कर को देते हैं जो प्रोडक्शन के लिए यूज होती है। फिर आता है जो फ्रेट इनवर्ड, जो रॉ मटेरियल आप परचेज करते हो उसके फैक्ट्री तक मंगवाने के लिए जो आप देते हो, तो वो आपका फ्रेट इनवर्ड जो है डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि वो आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट में ऐड होता है। तो जब हम रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकालते हैं तो ओपनिंग स्टॉक मटेरियल, रॉ मटेरियल कॉस्ट में फ्रेट इनवर्ड को हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमारी कॉस्ट उसको मिलाकर है, वो अलग से नहीं है, क्योंकि माल आएगा तो फ्रेट देना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड का मतलब यही होता है कि वो परचेज के ऊपर है। तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है हमारा। डायरेक्ट इसलिए कि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी वो परचेज से रिलेटेड है, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर आता है आपका वेजिस, है ना। वेजिस को हम इसमें अभी डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं डाल रहे। एक एक आता है फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री का रेंट जो है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ऐड करता है। और फिर आता है आपका ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट आपका इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट को ऐड नहीं होता, तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। फिर आता है आपके ये जितने भी आपके खर्चे होते हैं एम्प्लॉय के, वेजिस, सैलरी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू लेबर वेलफेयर फंड एंड स्टाफ वेलफेयर। तो जब बैलेंस शीट बनती है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बैलेंस शीट होती है ना। तो जब भी हमारे खर्चे होते हैं वो 4 कैटेगरी में बटे होते हैं। नंबर 1 होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। सेकंड होता है फाइनेंस कॉस्ट। फिर होता है डेप्रिसिएशन। और फिर होता है अदर एक्सपेंस। जितने भी अदर एक्सपेंस हैं वो सारे अलग कैटेगरी में आ जाएंगे। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में हमारे यही आते हैं सैलरी, वेजेस और आ गया पहले
तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में हमारे सैलरी, वेजेस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, और आपका स्टाफ वेलफेयर, और डायरेक्टर रेमुनेशन। ये 7-8 तरह के जो खर्चे हैं जितने भी एम्प्लॉय से रिलेटेड है, वो सब इसमें आते हैं। तो अगर मान लीजिए हम एक ग्रुप खोल लेते हैं, अ, तो हमें फिर वो इजी रहेगा, सीधा अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगा, और बैलेंस शीट में डालने में भी आसानी रहेगी। तो ग्रुप खोल लिया हमने, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट में। हालांकि वेजेस जो है प्रोडक्शन का पार्ट होता है, लेकिन अभी हम बैलेंस शीट पर्पज से इसमें डाल रहे हैं। लेकिन जब हमें कॉस्टिंग निकालनी होगी तो वेजेस को हम ऐड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर। ठीक है। अब सबसे पहले आता है सैलरी टू स्टाफ। तो ये किस में जाएगी आपकी एम्प्लॉय बेनिफिट में। फिर वेजेस टू वर्कर, नेक्स्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। ये भी वर्कर का हो चाहे स्टाफ का हो। और कई बार क्या होता है, कई कंपनियों में कॉस्ट सेंटर वाइज एंट्री होती है। तो अगर मान लीजिए ईआरपी पैकेज है, तो वहां पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ स्टाफ, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ वर्कर, ये आप अलग अलग लेजर भी खोल सकते हैं। तो मैं यहाँ अलग अलग कर देता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय एम्प्लॉय कंट्री पीएफ फॉर स्टाफ, और क्रिएट कर देते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। पीएफ और ईपीएफ एक ही चीज है। तो ये हो जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। फिर आता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, ये भी सेम स्टाफ और फिर वर्कर। और फिर आता है हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू लेबर वेलफेयर फंड। ये सिर्फ ये सबके लिए कॉमन ही जाता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है एम्प्लॉय वेलफेयर फंड। ये एम्प्लॉय के कटते हैं 10 रुपए हर महीने, और एम्प्लॉयर जमा कराता है 20 रुपए अपने पल्ले से। तो ये भी स्टाफ और उसके लिए, दोनों के लिए जाता है। ठीक है। और फिर आते हैं हम स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। ये सबको पता ही है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस क्या होता है। और ये आता है आपका, अ, ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट में आएगा। और फिर आता है आपका डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। ये भी आपका एम्प्लॉय बेनिफिट में आएगा। फिर हम चलते हैं डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कंपनीज के केस में क्या होता है, और नॉन कंपनीज केस में क्या होता है, कि ग्रोस ब्लॉक जितनी, यानी कि आखिर आपकी मशीनरी 1 लाख रुपए की है, कंपनी के केस में बता रहा हूँ। 1 लाख रुपए की मशीनरी है, तो आप उसको बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन चार्ट में 1 लाख रुपए की मशीन दिखाओगे। लेस करोगे अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि इस पे कितने सालों तक का डेप्रिसिएशन ऐड होता जा रहा है ना। हम एक डेप्रिसिएशन अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलते हैं, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, और अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे। जबकि नॉन कंपनी के केस में क्या होता है, डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं और असेट्स को क्रेडिट कर देते हैं, असेट्स को कम कर देते हैं। लेकिन कंपनीज के केस में ग्रोस ब्लॉक और नेट ब्लॉक, है ना। ग्रोस ब्लॉक 1 लाख रुपए, और अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसके 80 हजार रुपए, नेट ब्लॉक 20 हजार रुपए, ऐसे करके दिखाते हैं। तो कंपनी के केस में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन जो आप लगाएंगे, उसके साथ साथ आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर भी साथ साथ खुलता जाएगा। और हर एक्सपेंस का डेप्रिसिएशन, हर असेट्स का डेप्रिसिएशन लेजर अलग खुलेगा, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अलग खुलेगा, ताकि एक इजी रहे कि हर साल जब आप एंट्री करोगे, मान लीजिए डेप्रिसिएशन फैन का या ऑफिस इक्विपमेंट का प्लांट मशीनरी में, अक्यूमुलेटिव प्लांट मशीनरी में चला गया गलती से, तो हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन जब हम ऑटोमेटिक प्लांट मशीनरी का लेजर निकालेंगे, और साथ साथ डेप्रिसिएशन वाले भी अलग अलग लेजर होंगे, तो चेक करने में आसानी रहेगा, कंट्रोल रहेगा कि एंट्री गलत नहीं।
है ना। लेकिन अगर आपने मान लीजिए भाई 50 मतलब एक ही डेप्रिसिएशन लेजर खोल लिया, डेप्रिसिएशन डेबिट टू अकुमुलेटेड प्लांट मशीनरी, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन लेजर डेबिट टू अकुमुलेटेड ऑफिस इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, तो एक ही में क्या होगा, फिर हमें बार बार चेक करना पड़ेगा। लेकिन जब हम एंट्री करेंगे तो हमें उसी वक्त पता लग जाएगा कि एंट्री कहीं गलत तो नहीं हो रही। तो ये हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है कि डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी और अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी, ये दोनों लेजर अलग अलग साथ साथ खोल दो। तो कभी भी जब आप एंट्री करेंगे तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी, गलती भी नहीं होगी कि एक डेप्रिसिएशन अमाउंट दूसरे में जा रहा है। तो डेप्रिसिएशन हम खोल देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास तीन चार चीजें हैं, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, तो ये आपका चला जाएगा। आपको एक ग्रुप खोलना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। डेप्रिसिएशन एक ग्रुप खोल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, जितने भी डेप्रिसिएशन के लेजर खोलेंगे वो सब उसमें चले जाएंगे, ताकि एक सिंगल अमाउंट हो जाएगा, और जब अंदर जाके देखना चाहे तो हम देख सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन आपका ऑफिस इक्विपमेंट, फिर आपका डेप्रिसिएशन फर्नीचर, और डेप्रिसिएशन बिल्डिंग। कंप्यूटर वाला डेप्रिसिएशन अलग होता है क्योंकि ये 40% की रेंज में होता है। तो जितने भी हमारी आइटम अलग अलग, जिन पे डेप्रिसिएशन रेट अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से हम अलग अलग रेट वाली आइटम खोल लेते हैं। मान लीजिए बिल्डिंग है, कंप्यूटर लैपटॉप है ना। तो ऐसे जैसे हमने डेप्रिसिएशन के लेजर खोले, ऐसे ही क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन के लेजर खोलेंगे सबके लिए। अब ये किस में खुलेंगे? ये खुलेंगे, आपके एक ग्रुप खोलना पड़ेगा क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन के नाम से, फिक्स असेट्स में। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो लेजर होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा उसका, और फिक्स असेट्स में खुलेगा। तो फिक्स असेट्स के अंदर अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से दिखाई देगा। तो आपका नेट ब्लॉक जो है पूरा, जब डेप्रिसिएशन चार्ट बनाएंगे एक्सेल में, तो उससे वो मैच भी करेगा। इन्वेंट्री वैल्यू फॉर इफेक्टिव नो, फिर आता है अकुमुलेटेड फर्नीचर, फिर आता है अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट, और अकुमुलेटेड। ठीक है जी। फिर आता है आपका फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट में हम एक ग्रुप बना लेंगे, ताकि जितने भी फाइनेंस कॉस्ट से रिलेटेड है सब उसमें डाल देंगे। फाइनेंस कॉस्ट आएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और फिर आते हैं लेजर में। सबसे पहले आता है बैंक चार्जेस, जो आपके नॉर्मली लगते रहते हैं बैंक में, तो आपके वो फाइनेंस कॉस्ट में चले जाएंगे। नहीं सॉरी, बैंक चार्जेस जाएंगे आपके अदर एक्सपेंस में। जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं लोन पे, वो आपका फाइनेंस कॉस्ट होती है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। तो टू बैंक, जो बैंक को लोन देंगे, है ना, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टू बैंक, तो ये आपका चला जाएगा फाइनेंस कॉस्ट में। फिर आता है इंटरेस्ट पेड टू अदर, ये भी फाइनेंस कॉस्ट है, जो आप दूसरों से लोन लेते हैं कंपनी वगैरह से। ठीक है। फिर जो आपका बैंक चार्जेस होता है, अब एक ग्रुप खोलेंगे हम अदर, अदर एक्सपेंस, है ना। इन सब के अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट और उसके अलावा सब बाकी अदर एक्सपेंस हैं, अगर आप ना भी चाहें तो कोई जरूरत नहीं है। और फिर हम चलते हैं, कई हमारे एक्सपेंस होते हैं जिनकी ग्रुपिंग की जरूरत पड़ेगी और जिनकी नहीं पड़ेगी। तो नॉर्मली हम लेजर बाकी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपके चलता है एडवर्टाइजमेंट कंपनी में, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो ये आपकी आ जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अगर आप चाहें तो ग्रुप अदर एक्सपेंस का खोल के इसमें भी डाल सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बचेगा सब उसमें जाएगा। फिर आपका आता है बैंक चार्जेस,
ये भी। फिर आपका आ गया, अब एक आता पावर एंड फ्यूल। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आपका, और जो डीजल का बिल आता है, वो आप चाहें तो अलग भी खोल सकते हैं, और एक भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के नाम से भी खोल सकते हैं। कई लोग जनरेटर के एक्सपेंस के नाम से खोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो इसके आगे आप मेंशन कर दीजिए फैक्ट्री। है ना, जब आप फैक्ट्री के अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और हेड ऑफिस के मेंटेन कर रहे हैं, अगर आपके पास एक खाली फैक्ट्री में ही बैठे हैं, फैक्ट्री के ही बुक्स हैं, तो उसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री लिखते हैं, है ना, तो उसका ये मतलब है कि फैक्ट्री का बिजली का बिल आता है। कई लोग क्या करते हैं, 2 मीटर लेते हैं, फैक्ट्री के लिए अलग मीटर ले रखा है, और नॉर्मल ऑफिस उसी फैक्ट्री के अंदर छोटा सा ऑफिस है तो उसके लिए अलग मीटर ले रखा है, ताकि दोनों का खर्चा अलग अलग आए। तो उस केस में आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फैक्ट्री के नाम से उसका बिजली का बिल बुक करना है। तो ये आपका नॉर्मली डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जो फैक्ट्री का बिल होता है ना। फिर आता है आपका डीजल या जनरेटर एक्सपेंस, या फ्यूल एक्सपेंस कह सकते हो। तो डीजल जो आता है आपका जनरेटर के लिए, डीजल एक्सपेंस ओब्लिक जनरेटर। तो ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि फैक्ट्री के लिए ही चलता है, नॉर्मली ऑफिस के लिए कम चलाते हैं। और फिर आपका आता है सेल्स कमीशन। सेल्स कमीशन जितने भी आप देते हो अपने मार्केटिंग के पर्सन को या अपने डीलर को, है ना, तो ये आपकी इनडायरेक्ट होती है हमेशा। और फिर हमारे साथ देख लेते हैं अगर, एक आता है हमारा रिपेयर, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस। तो जितने भी खर्चे हैं बाकी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और रिपेयर मेंटेनेंस के मान लीजिए 3-4 हेड होते हैं, जैसे व्हीकल रिपेयर या बिल्डिंग रिपेयर, तो आप उसके लिए अलग अलग ग्रुप खोल सकते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक ग्रुप खोल लीजिए। और फिर उसमें रिपेयर कंप्यूटर, और रिपेयर बिल्डिंग, और रिपेयर व्हीकल, और रिपेयर प्लांट मशीन की। तो ये आप उसमें डाल सकते हैं, ताकि एक ही रिपेयर का ग्रुप रहेगा और अलग अलग उसमें लेजर आ जाएंगे। फिर आता है लीगल एंड प्रोफेशनल। कई एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिनमें टीडीएस कटता है, जैसे लीगल एंड प्रोफेशनल हो गया, है ना। और कई एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिनमें जीएसटी मिलता है आपको। तो अब मान लीजिए आप रिपेयर वाला लेजर मेंटेन कर रहे हैं जिसके ऊपर जीएसटी मिलता है, और एक रिपेयर वाला लेजर मेंटेन कर रहे हैं जिसके ऊपर जीएसटी नहीं मिलता, तो आपको दोनों को अलग अलग लेजर बनाना बेटर रहेगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो जिन लेजर के अंदर आपको जीएसटी का इनपुट मिलता है, आप उसको नॉर्मल अकाउंट की तरह यूज कीजिए, या उसके आगे लिख दीजिए लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंस, जीएस। आप इसके लिए, अब जिन एक्सपेंस के आपको जीएसटी इनपुट नहीं मिलता, तो उसकी जगह कई बार क्या होता है कि हमें नॉन जीएसटी वाला लेजर खोलना पड़ेगा, या कई बार आरसीएम होता है ना। कई बार हमें हमें आरसीएम पे, आरसीएम का मतलब ये होता है कि आपको जीएसटी पहले पे करना है और फिर उसका इनपुट लेना है नेक्स्ट मंथ में। तो लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंस, आरसीएम, है ना। तो इससे क्या होगा, लेजर अलग उनसे में ये पता लग जाएगा कितना आरसीएम हमने पे करना है। नहीं तो क्या होगा, हमें उसमें से सारी एंट्री अलग अलग करनी पड़ेगी हर बार, तो काफी लेंथी काम हो जाता है। तो ऐसे ही जितने भी आपके लेजर हैं जिनके ऊपर आपको आरसीएम पे करना होता है, वो 2 या 4 लेजर अकाउंट ही होते हैं, तो आप उनकी एंट्री अलग खाते में, अलग लेजर में विद आरसीएम कर दीजिए। नॉर्मली एक तो एडवोकेट की फीस होती है, आरसीएम में जाती है, या आपके कोई जो लोकल बिल लेते हैं जिनके ऊपर अब 22 तारीख से फूड के ऊपर जैसे 5% का मतलब जीएसटी हट गया है। पहले
फ्रेट इनवार्ड के ऊपर होता था कि आपको 18%, अगर 3% लगा रहा है, मतलब पार्टी लगा रही है आरसीएम का, 18 का चौथा हिस्सा कितना होता है, अगर पार्टी 3% जीएसटी लगा रही है उसके ऊपर, तो उससे हमें इनपुट नहीं मिलता था। लेकिन अगर हम 18% पूरा फ्रेट इनवार्ड के ऊपर 18% जीएसटी पूरा लगा रही है पार्टी, तो हमें उसके ऊपर हमें इनपुट, जीएसटी इनपुट मिलता था। तो मान लीजिए फ्रेट इनवार्ड के ऊपर एक तो आपका जीएसटी वाला है, और एक आपका फ्रेट इनवार्ड आरसीएम वाला है। तो आप दोनों को अलग अलग लेजर ओपन कीजिए ताकि आपको आरसीएम पे करने में आसानी रहेगी और अमाउंट मैच करने में भी। नहीं नहीं तो जब ऑडिट होगा तो फिर कंफ्यूजन होगी कि फ्रेट इनवार्ड का अमाउंट तो मतलब आरसीएम वाले से मैच नहीं कर रहा। फिर हमें देखना पड़ेगा कौन कौन सी एंट्री है ना। तो उसके लिए क्या है कि आप दोनों लेजर अलग अलग खोलिए। फिर जैसे हम बात कर रहे थे, कई लेजर पे हमारा भाई टीडीएस कटता है, तो टीडीएस के लिए अलग अलग लेजर खोलने की जरूरत नहीं है। और कई पार्टियां होती है जिनका एग्जाम्प्ट होता है टीडीएस, ठीक है, तो उसके लिए भी अगर आपका टीडीएस नहीं कट रहा, तो उसके लिए भी अलग से कोई ऐसा लेजर खोलने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है जिनका लेजर में हमारा जो हमारे कौन कौन से एक्सपेंस हैं जो अभी रह गए हैं हमारे। नॉर्मल आपका अभी हमने कौन कौन से एक्सपेंस खोले हैं अभी, देख लेते हैं एक बार। तो जितने भी हमने लेजर खोले हैं इंडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, वो सब हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो हमने रिपेयर का खोला, ऑफिस रेंट का, लीगल, इंटरेस्ट, फ्रेट इनवार्ड, अब एक होता है फ्रेट आउटवार्ड। अब ऐसे ही फ्रेट आउटवार्ड के ऊपर भी आपको एक जीएसटी वाला होता है और एक आपका आरसीएम पे करना पड़ता है। जो लोकल ट्रांसपोर्टर होते हैं कई बार जीएसटी नंबर नहीं लेते, तो फ्रेट आउटवार्ड जीएसटी इनपुट और एक फ्रेट आउटवार्ड आरसीएम। फिर अब बात बात आती है, कई एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो कॉमन से दिखते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, है ना, बिजनेस एक्सपेंशन या सेल्स प्रमोशन, फिर कमीशन। तो इन सब तरह के एक ग्रुप, आप एक ग्रुप बना सकते हैं। जैसे आपका एक मान लीजिए ग्रुप बना दिया, उसमें जिससे रिलेटेड जितने भी हैं, कल को कोई किसी हेड में कई बार चला जाता है। अब सेल्स प्रमोशन, बिजनेस प्रमोशन एक ही चीज है। कई लोग बिजनेस प्रमोशन अकाउंट खोल देते हैं, अब जो दूसरा बंदा है उसने सेल्स प्रमोशन खोल दिया। एडवर्टीजमेंट है वो भी आपका बिजनेस प्रमोशन टाइप का है। तो उसके लिए क्या है कि मान लीजिए आपने एक ग्रुप क्रिएट कर दिया, बिजनेस प्रमोशन, और फिर आप उसके अंदर अगर लेजर खोलते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, फिर आ जाए आपका सेल्स कमीशन। सेल्स कमीशन ऑलरेडी खुला हुआ है, तो मान लीजिए आपका आ गया सेल्स प्रमोशन और कमीशन टू डीलर। एम्प्लॉय को जो कमीशन दी जाती है वो इंसेंटिव का पार्ट होता है, वो उसकी सैलरी में ऐड कर दिया जाता है, तो इसलिए इसमें नहीं डालेंगे हम। और और भी कई तरह का खर्चा होगा तो वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और कोई एक्सपेंस ऐसा जो हमसे रह गया हो, चलिए कोई नहीं, कोई और एक्सपेंस आएगा तो उसको देखेंगे। तो ये था, अभी हमने इनकम के और एक्सपेंस के लेजर, मतलब किस तरह से हमें ग्रुपिंग करनी है, किस तरह से हमें लेजर ओपन करने हैं, ताकि जब हम बैलेंस शीट बनाने लगे तो हमें कोई दिक्कत ना हो। और इससे ये भी पता चल गया कि किस तरह के एक्सपेंसेस आते हैं। जो हमारा वो बैलेंस शीट का चार्ट बन रहा था, ग्रोस वाला, कि ये चीज लाइबिलिटी में आती है, ये चीज एसेट्स में आती है, ये चीज एक्सपेंस में, ये इनकम में, तब हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है वो कहाँ पर आ रही है। और हमें सिर्फ एक ही चीज का याद रखना है, एसेट्स का। एसेट्स डेबिट होगी जब इंक्रीज होगी, क्रेडिट होगी जब डिक्रीज होगी। बाकी एक्सपेंस सेम सेम प्रोसीजर होगा एसेट्स की तरह, और लायबिलिटी और इनकम का उनका रिवर्स हो जाएगा, तो हमें एंट्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो आज के लिए इतना ही। बाकी फिर हम कल स्टार्ट करेंगे किस किस लेजर के लिए कैसी कैसी एंट्री होती है, और फिर उनको टैली में भी देखेंगे कि उनकी टैली में एंट्री कैसे होती है। फिर उसके आगे हम देखेंगे कि टीडीएस वगैरह की एंट्री और जीएसटी इनपुट आउटपुट हम बिल में से कैसे एंट्री करते हैं। फिर उसके बाद जीएसटी इनपुट आउटपुट को कैसे सेट ऑफ करते हैं वो चीज बताएंगे। और टीडीएस वगैरह जितना भी होता है हमारा, भी कौन सी तारीख को पे करना है, कैसे कैसे उसको देखना है, और टीडीएस की रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, फिर वो भी बताएंगे आपको। ओके, थैंक यू सबका। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।